नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, महिला पर्यवेक्षक के लिए हमने शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा संबंधित आपको 10 क्लासेस दी हैं। ये 11वीं क्लास है जिसमें आपको 50 एमसीक्यूज अलग से दिए गए हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। तो बिना देरी के चलिए आरंभ करते हैं आज के 50 एमसीक्यू। हमारा पहला प्रश्न आज का हमने लिया है, छात्रों को अधिगम के प्रति आकर्षित करने के लिए अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसे बढ़ाने के लिए उसे शिक्षकों को क्या करना चाहिए? जो यहाँ पे बताया है अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण होती है, तो उसको बढ़ाने के लिए शिक्षक क्या कर सकता है? ऑप्शन ए है पढ़ाए जाने वाले विषय की उपयोगिता हो। बी, छात्रों के मध्य प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण उत्पन्न करना चाहिए। सी, अच्छे विद्यार्थी को पुरस्कृत करना चाहिए। और डी, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। यानी छात्रों के अधिगम के प्रति आकर्षित करने के लिए अभिप्रेरणा के रूप में पढ़ाए जाने वाले विषय की उपयोगिता के बारे में, उपयोगी विषय है तो बच्चा अच्छे से पढ़ेगा। छात्रों के मध्य प्रतिस्पर्धा होती है तो भी बच्चे थोड़ा रुचि उसमें लेते हैं और अच्छे विद्यार्थी को पुरस्कृत करते हैं, तो जिससे उन्हें प्रेरणा मिलती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांत बच्चे को किस तरह से देखते हैं? आपको ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए है ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में। बी, लघु वयस्क के रूप में। सी, ज्ञान के सक्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में। और डी, एक कोरी पट्टी के रूप में। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी जो लोग होते हैं वो बच्चे को ज्ञान के सक्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? आपको ऑप्शन है, ए, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। बी, लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना। सी, उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध। और डी, पुरस्कार एवं दंड। तो दोस्तों, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भावनात्मक बुद्धि का पारिभाषिक शब्द देने वाले विद्वान का नाम क्या है? ऑप्शन ए, गाल्टन। ऑप्शन बी है टर्मन। सी, डैनियल गोलमैन। और डी, बिने। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डैनियल गोलमैन। इन्होंने भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बारे में बात की थी और इसे ही सामाजिक बुद्धिमत्ता का एक रूप के रूप में इन्होंने परिभाषित किया था। इसमें जो भावनात्मक बुद्धि है, इससे तात्पर्य है अपनी और दूसरों की भावनाओं की निगरानी करना, उनके बीच भेदभाव करना, इस जानकारी का उपयोग किसी और सोच और कार्रवाई को निर्देशित करने की क्षमता करना, ये सारी चीज़ें इनमें भावनात्मक बुद्धि में शामिल होती हैं। अगला प्रश्न है, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की सहायता करते हैं, इससे क्या होता है? ऑप्शन ए, उच्च नैतिक विकास होता है। बी, समूहों में द्वंद्व होता है। सी, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होती है। और डी, गहन प्रतियोगिता होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें आप। अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी यानी होशियार बच्चे छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की सहायता करते हैं, इससे क्या होता है बताना है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इससे उन्हें उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान उनके अंदर विकसित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह क्या कहलाता है? ऑप्शंस आपको दिए हैं। ए, अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण। बी, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। सी, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। और डी, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। यानी जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों को सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सा बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? ऑप्शन ए, सूचनाओं का संचरण। बी, एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण। सी, अन्वेषी एवं परिचर्चा। और डी, दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के निर्माण को बढ़ावा देगी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, बालकों में वैज्ञानिक अन्वेषक के गुणों का विकास क्यों किया जाना चाहिए? आपको ऑप्शंस दिए हैं। ए, उसे खेलों से दूर करने के लिए। बी, उसे पढ़ाई में व्यस्त रखने के लिए। सी, उसमें वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने के लिए। और डी, उसे शरारत करने से रोकने के लिए। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
बालकों में वैज्ञानिक अन्वेषक के गुणों का विकास इसलिए किया जाना चाहिए ताकि उसमें वैज्ञानिक स्वभाव विकसित हो। अगला प्रश्न है, अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किसकी महत्ता पर बल देता है? ऑप्शन ए प्रतिपादक अध्यापन, बी सांस्कृतिक संदर्भ, सी मानकीकृत आकलन और डी इनाम और दंड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनाम और दंड। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम इनाम और दंड की महत्ता पर बल देता है। अगला प्रश्न है, वे बालक जो दुबले पतले क्षीण शरीर वाले होते हैं उन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए अपंग बालक, बी पिछड़ा बालक, सी समस्यात्मक बालक और डी नाजुक बालक। तो दोस्तों जो बिल्कुल दुबले पतले और क्षीण शरीर वाले होते हैं उन्हें नाजुक बालक कहा जाता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, आर एल डगलेड ने खालिस्तान में मानसिक मंदता का सबसे पहला पारिवारिक अध्ययन किया था। तो आपको बताना है किस सन में उन्होंने मानसिक मंदता का पारिवारिक अध्ययन किया था। इसमें ऑप्शन दिए हैं 1872, बी 1875, सी 1877 और डी 1891। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1877 में आर एल डगलेड ने मानसिक मंदता का पहला पारिवारिक अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है, शिक्षण विधि शिक्षण प्रक्रिया का गतिशील कार्य है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए बाइनिंग का, बी जॉन डेवी का, सी एस कोचर का और डी रूसो का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाइनिंग का। शिक्षण विधि शिक्षण प्रक्रिया का गतिशील कार्य है, यह बाइनिंग ने कहा है। अगला प्रश्न है, आदतों ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन है। ऑप्शन ए रुचि, बी अभिप्रेरणा, सी संप्रत्यय और डी अधिगम। तो दोस्तों आदतों ज्ञान तथा अभिव्यक्तियों का अर्जन अधिगम कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर बाल्यावस्था का काल क्या है? ऑप्शंस इसमें दिए हैं, ए 2 से 6 वर्ष, बी 6 से 12 वर्ष, सी 4 से 7 वर्ष और डी है 11 से 15 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है वो उत्तर बाल्य अवस्था का काल कहलाता है, यानी बाल्य अवस्था समाप्त होने के बाद का काल कहलाता है। 12 वर्ष के बाद में फिर किशोर अवस्था का काल लगता है। अगला प्रश्न देखेंगे, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चे के सामाजिकरण की क्या है? ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, बी प्राथमिक एजेंसियां हैं, सी मध्य एजेंसियां हैं और डी द्वितीयक एजेंसियां हैं। तो दोस्तों परिवार और पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसियां कहलाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, बच्चों की झूठ बोलने की आदत को सुधार सकते हैं। ऑप्शन ए झूठ के कुप्रभावों पर भाषण देकर, बी उन्हें दंड देकर, सी झूठ के कुप्रभावों पर भाषण देकर और डी है सच बोलने वाले बच्चों को पारितोष देकर। तो दोस्तों ये ऑप्शन 2 बार हो गया है, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सच बोलने वाले बच्चे को अगर पारितोषिक देते हैं, इनाम देते हैं, तो बच्चों के झूठ बोलने की आदत को सुधारा जा सकता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का संबंध किस बीमारी से है? ऑप्शन ए कैंसर से, बी मलेरिया से, सी एड्स से और डी हेपेटाइटिस बी से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का संबंध एड्स से है। अगला प्रश्न है, उस विधि का नाम क्या है जो भविष्यवाणियों के अलावा कथन कारण सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है ए अवलोकन विधि, बी वर्णनात्मक विधि, सी प्रयोगात्मक विधि और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी प्रयोगात्मक विधि। इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। तो वह विधि जो भविष्यवाणियों के अलावा कथन कारण सिद्धांत पर आधारित है वो प्रयोगात्मक विधि है। अगला प्रश्न देखेंगे, मानसिक न्यूनता ग्रसित वर्ग की एक बालकों की बुद्धि लब्धि मानी जाती है। जिनकी मानसिक न्यूनता होती है ऐसे बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है? ऑप्शन ए 70 से कम, बी 90 से अधिक, सी 40 से कम और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, मानसिक न्यूनता ग्रसित बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास में पहला चरण क्या है? ऑप्शन ए
पूर्व परंपरागत नैतिकता, बी पश्च परंपरागत नैतिकता, सी परंपरागत नैतिकता और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का पहला चरण होता है पूर्व परंपरागत नैतिकता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? ऑप्शन ए में दिया है सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व एवं स्व, बी दिया है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं संवेगात्मक, और सी दिया है संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व, और डी दिया है शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं संवेगात्मक। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किशोर अवस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण में अपने चेहरे को निरंतर देखते हैं तथा केवल अपने आप से प्यार करते हैं। फ्रायड ने किशोर अवस्था की इस विशेषता को क्या कहा है? ऑप्शन ए नायक की पूजा, बी आत्ममोह, सी समूह प्रवृत्ति और डी लैंगिक प्रेरण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आत्ममोह। किशोर अवस्था के समय बच्चों में जो होता है आत्ममोह की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन ए अर्थ विज्ञान, बी वाक्य विन्यास, सी ध्वनिग्राम और डी रूपग्राम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्वनिग्राम। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ध्वनिग्राम होगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है? ऑप्शन ए सह शैक्षिक गतिविधियों का प्रावधान, बी पाठ्यक्रम का दोहराना, सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना और डी रुचियों में भिन्नता का ध्यान रखना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाठ्यक्रम का दोहराना। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पाठ्यक्रम को दोहराना महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अलावा सह शैक्षिक गतिविधियों का प्रावधान तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना और रुचियों में भिन्नता का ध्यान रखना, ये सभी विद्यार्थी की मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्यतया लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषता प्रेषित की जाती है। ऑप्शन ए समान आयु में दोनों में समान विकास होता है, बी लड़के शारीरिक विकास में 2 वर्ष आगे होते हैं, सी लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती है और डी लड़कियां लड़कों से 5 वर्ष पीछे होती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं और ये सामान्यतः लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास की विशेषता है। अगला प्रश्न है, मानव विकास का प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए पूर्व बाल्यावस्था से, बी गर्भावस्था से, सी शैशवावस्था से और डी उत्तर बाल्यावस्था से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्भ अवस्था से ही मानव विकास का आरंभ हो जाता है। अगला प्रश्न है, एरिक एरिक्सन के अनुसार पहचान बनाम पहचान संभ्रांति प्रायः देखी जाती है। ऑप्शन ए शैशव अवस्था में, बी बचपन में, सी किशोर अवस्था में और डी वयस्क अवस्था में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था में जो बालक होता है वो अपने आप की पहचान बनाने की कोशिश करता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं अनुभवों से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मानसिक मेप, बी मानसिक उपकरण, सी स्कीमा और डी प्रतिमान। तो दोस्तों पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं के अनुभव के सही अर्थ निकालने में व्यवस्थित तरीके को स्कीमा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बालक के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए विकास की गति बालक और बालिकाओं में समान होती है, बी विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, सी विकास केवल आनुवांशिकी का परिणाम है और डी विकास सतत प्रक्रिया नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बालक के विकास के संदर्भ में सत्य कथन है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किशोर अवस्था में
अधिगमकर्ता में बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए अध्यापक को चाहिए। अध्यापक को क्या करना चाहिए बताना है। ऑप्शन ए कि उसके सभी हितों को सुरक्षा करें भले ही वे अनुचित हों। बी कि बालक के दिन प्रतिदिन के मामलों में कोई हस्तक्षेप ना करें। सी कि वह उसे अनदेखा कर दे। और डी कि बालक के क्रोध करने पर दंड दें। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालक के दिन प्रतिदिन के मामलों में कोई हस्तक्षेप ना करें। इससे किशोर अवस्था में अधिगमकर्ता में बढ़ते हुए क्रोध को रोकने में अध्यापक को मदद मिल सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका विकास किशोर अवस्था में नहीं होता। ऑप्शन ए अहम केंद्रितता या आत्म केंद्रितता। बी अभिरुचियां। सी तर्क शक्ति। और डी प्रेक्षण की योग्यता। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, किशोर अवस्था में अहम केंद्रितता या आत्म केंद्रितता का विकास नहीं होता। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के माध्यम से शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी अन्नपूर्णा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपको ऑप्शंस दिए हैं। ए हर खेत तक सिंचाई की व्यवस्था हो। बी घरेलू माता पिता एवं बहनों के लिए रसोई गैस की व्यवस्था। सी निर्धन बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए भोजन की व्यवस्था। और डी गर्भवती महिलाओं के लिए पूरक पोषण आहार की व्यवस्था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केंद्र सरकार के माध्यम से शुरू की गई महत्वपूर्ण अन्नपूर्णा योजना का मुख्य उद्देश्य है निर्धन बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए भोजन की व्यवस्था हो। अगला प्रश्न है, एड्स के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए वायरस। बी जीवाणु। सी फफूंद। और डी प्रोटोजोआ। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एड्स बीमारी के लिए जिम्मेदार होता है वायरस। अगला प्रश्न है, बाल्यकाल होता है। ऑप्शन ए जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु तक का। बी तीसरे वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की आयु का। सी छठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की आयु का। और डी दूसरे वर्ष से लेकर 10 या 12 वर्ष तक की आयु का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की का जो आयु काल होता है ये बाल्यकाल का होता है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नैतिक आदत नहीं है। ऑप्शन ए सत्य बोलना। बी सहानुभूति दिखाना। सी सही उच्चारण करना। और डी जीवों पर दया दिखाना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नैतिक आदत में सही उच्चारण करना ये शामिल नहीं है। नैतिक आदतों में आता है सत्य बोलना, सहानुभूति दिखाना और जीवों पर दया दिखाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के संवेगात्मक विकास को सबसे कम प्रभावित करने वाला है। ऑप्शन ए परिवार। बी आर्थिक स्थिति। सी स्वास्थ्य। और डी खेलकूद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आर्थिक स्थिति। तो इसमें पूछा गया था बच्चे के संवेगात्मक विकास का सबसे कम प्रभावित करने वाला कारक जो होता है वो होता है आर्थिक स्थिति। इसके अलावा सबसे ज़्यादा प्रभावित परिवार करता है। इसके अलावा खेलकूद और स्वास्थ्य होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियाँ जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध है बालक के किससे। शारीरिक विकास से। बी सामाजिक विकास से। सी सर्वांगीण विकास से। और डी मानसिक विकास से। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी मानसिक विकास से। एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियां जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता ये सभी उसके मानसिक विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 16 वर्षीय नीरज अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। वह विकसित कर रहा है तो वह क्या विकसित कर रहा है बताना है। ऑप्शन ए नियमों के प्रति घृणा। बी स्वायत्तता। सी किशोर अवस्थात्मक अक्खड़पन। और डी परिपक्वता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी स्वायत्तता। अगर कोई बच्चा अपने आप को दूसरों से पृथक स्वनियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है मतलब वो स्वायत्तता चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है। अगला प्रश्न है, एड्स निम्न में से किसके द्वारा फैलता है। ऑप्शन ए असुरक्षित यौन संबंध। बी संक्रमित सुई। सी संक्रमित रक्त। और डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। यानी एड्स के फैलने का कारण असुरक्षित यौन संबंध, उसके अलावा संक्रमित सुई और संक्रमित रक्त, इन सभी कारणों से एड्स फैलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं।
बी विकास एक सतत प्रक्रिया है, सी वृद्धि विकास का ही एक भाग है, और डी विकास कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए वाला कथन जो है वो गलत कथन है। विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची है, ये गलत है। इसके अलावा विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये सही कथन है। वृद्धि विकास का ही भाग है तथा विकास कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है, ये तीनों ही कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, लाडली लक्ष्मी योजना का मूल उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए भारत में लिंगानुपात को सुधारना, बी बालिकाओं के प्रति समाज की सोच सकारात्मक करना, सी लिंग रूढ़िवादिता को खत्म करना, और डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लाडली लक्ष्मी योजना का मूल उद्देश्य था भारत में लिंगानुपात को सुधारना, बालिकाओं के प्रति समाज की सोच सकारात्मक करना तथा लिंग रूढ़िवादिता को खत्म करना। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी हैं, यह स्थिति उत्पन्न करती है। ऑप्शन ए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा, बी विद्यार्थी के मध्य सामंजस्य की समस्या, सी अध्यापक में कुंठा, और डी सीखने के समृद्ध संसाधन। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी यानी अलग अलग भाषा बोलने वाले विद्यार्थी हैं, तो यह जो स्थिति होती है वो सीखने के समृद्ध संसाधन के रूप में उपयोग की जा सकती है। अगला प्रश्न है, लिंग यानी कि जेंडर पक्षपात की ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए आनुवांशिक विभिन्नताएं जो लड़कों और लड़कियों में मौजूद हैं, बी स्त्रियोचित और पुरुषोचित विशेषताओं में सापेक्षिक रूप से स्वयं का बोध, सी अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं की स्वीकृति, और डी सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। तो इसमें पूछा है जेंडर इनइक्वलिटी यानी लिंग पक्षपात क्या संकेत कर रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना ही लिंग पक्षपात कहलाता है। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालकों की नैतिक दंड से भय से नियंत्रित रहती है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पूर्व नैतिकता अवस्था, बी परंपरागत नैतिक स्तर, सी आत्मस्वीकृति नैतिक अवस्था, और डी नैतिक स्तर। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित रहती है वह पूर्व नैतिकता अवस्था कहलाती है। अगला प्रश्न है, किसी भाषा के स्वीकृति ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है। ऑप्शन ए ध्वनि संबंध, बी व्याकरणिक, सी वाक्यात्मक, और डी विभक्ति विषयक। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ध्वनि संबंध। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों को ध्वनि संबंध नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार इदम अहम तथा पराहम व्यक्ति के तीन घटक है? ऑप्शन ए बंडूरा, बी युंग, सी एडलर, और डी फ्रायड। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फ्रायड के अनुसार इदम अहम तथा परहम व्यक्ति के तीन घटक होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, पहचान बनाम भूमिका आयु के बीच होती है। ऑप्शन ए 0 से 3, बी 3 से 6, सी 6 से 12 वर्ष, और डी 12 से 20 वर्ष। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12 से 20 वर्ष तक पहचान बनाम भूमिका आयु के बीच में होती है। इस दौरान बच्चा अपने आप की पहचान बनाने की कोशिश करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रेड स्लेट का प्रयोग किन बच्चों के लिए उपयुक्त माना गया है? ऑप्शन ए बहरे बच्चे, बी मूक बधिर बच्चे, सी अंधे बच्चे, और डी शारीरिक विकलांग बच्चे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंधे बच्चे। ब्रेड स्लेट का प्रयोग जो होता है यानी ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं अंधे बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक के सामाजिक विकास में कौन सहयोग करता है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए परिवार, बी विद्यालय, सी दोस्त, और डी उपर्युक्त सभी।
इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। यानी बालक के सामाजिक विकास में परिवार, विद्यालय और दोस्त सभी सहयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषी विविधता को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए समझना, बी अनदेखा करना, सी टालना और डी उपेक्षित करना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा समझना चाहिए। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषी विविधता को समझना चाहिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों ये हमारा अंतिम एमसीक्यू था। इसी तरह के प्रश्नों की लगातार प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी परीक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी जारी रखें। धन्यवाद। जय हिंद।